हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। विश्वसनीयता क्या है? किसी भी शोध में विश्वसनीयता, वैधता, मानक, इन सभी चीज़ों का एक अपना विशेष महत्व है। जब भी कोई शोध करता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे परीक्षणों का निर्माण करता है जहाँ पर उसे अपना आंकड़े इकट्ठे करने के लिए उसे प्रशासित करना पड़ता है, प्रसारित करना पड़ता है, प्रशासित करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहाँ से जो डेटा कलेक्शन करता है वो उसी अ, परीक्षण के माध्यम से करता है। उस परीक्षण में कितनी विश्वसनीयता है, उसमें कितनी वैधता है, क्या वो मानक के अनुरूप है, इन सभी बातों का ध्यान उसमें रखा जाता है। अब वास्तविकता में वैधता है क्या? विश्वसनीयता क्या है? मानक क्या हैं? इनकी जो ऑफ़िशियल डेफ़िनिशन है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको व्यवस्थित तरीके से समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि विश्वसनीयता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रिलायबिलिटी कहते हैं। उसके जो प्रकार हैं, उनके बारे में जानेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होगा, उससे में जो विश्वसनीयता से संबंधित प्रश्न होंगे, उनको हम सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्वसनीयता के बारे में कि विश्वसनीयता आखिर क्या है। विश्वसनीयता का तात्पर्य प्राप्तांकों की परिशुद्धता से होता है। साइंटिफिकली विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांकों की संगति से होता है। कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, संगति को, जो उनकी पुनरुत्पादकता, रिप्रोडक्टिबिलिटी के रूप में दिखलाई देती है। कोई भी परीक्षण जब वर्तमान समय में तथा कुछ दिन बीतने के बाद संगत परिणाम देता है, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, तो यह कहा जाता है कि जो उसके जो प्राप्तांक हैं उनमें संगति है। इसीलिए ऐसी संगति को टेम्पोरल कंसिस्टेंसी कह देते हैं। अब वास्तविकता में अगर सरल शब्दों में विश्वसनीयता को समझें तो इसका मतलब है कि अगर कोई टेस्ट आज प्रसारित किया गया, उसे प्रशासित किया गया, तब उसके अगर जो परिणाम हैं आने वाले समय में वही परिणाम वैसे ही सिचुएशन में जिन बालकों पर के ऊपर किया गया, जिस कंडीशन में किया गया, वैसी ही कंडीशन में फिर से अगर उसको अप्लाई किया जाए तो उसका जो परिणाम है वैसे ही परिणाम आने चाहिए जो पहली बार परिणाम दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। जो संगति है इसका तात्पर्य कि उसमें रिजल्ट सेम होना चाहिए। 19-20 का अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर एक बच्चे के पहली बार में 20 अंक आए थे, तो अगर दूसरी बार में उसके जो 8 या 9 ही अंक आ गए, तो इसका मतलब है कि टेस्ट में कहीं न कहीं गड़बड़ है। अगर पहली बार में 20 आए, तो दूसरी बार में 18-19 हो सकते हैं। 20 नहीं आते हैं, तो उसके 18-19 तक तो हो सकता है कि भई उसका जो है जो अलग से कुछ फैक्टर कार्य करते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो उसके वैसी स्थिति में उत्पन्न कर रहे होते हैं, तो उसका दिमाग वहाँ पर काम नहीं कर पाता, या फिर कुछ और भी सिचुएशन होती है जिनकी वजह से वो दिमाग उसका जो है सही तरीके से अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। तो 1-2 नंबर तो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एकदम से नेगेटिव हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, तो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की मात्रा को ही विश्वसनीयता कहा जाता है। जितनी ज़्यादा किसी परीक्षण के प्राप्तांक होते हैं, उनमें जितनी ज़्यादा संगति पाई जाती है, कंसिस्टेंसी पाई जाती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें विश्वसनीयता होने का गुण पाया जाता है। विश्वसनीयता का अर्थ किसी परीक्षण की संगति है, यानी समान परिस्थितियों में यदि उस परीक्षण का व्यवहार बार-बार किया जाए, तो प्राप्तांक के जो परिणाम हैं, वे समान होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही जो है कंसिस्टेंसी बताती है कि अगर कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर जो किसी भी परीक्षण को किसी समूह पर, किसी बालक पर प्रशासित किया जाए और उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद जो परिणाम आज आए हैं, वही परिणाम आने वाले कुछ समय बाद, जैसे कि मैक्स इसमें जो है विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए 14 दिन का गैप दिया जाता है। अगर वह 14 दिन के बाद फिर से उसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो परिणाम उसके सेम होने चाहिए। सेम में कुछ डिफरेंस हो सकता है 19-20 का, तो इतना तो चल जाएगा, लेकिन अगर वही अंतर पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर नेगेटिव में बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो कह सकते हैं उस परीक्षण में विश्वसनीयता नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विश्वसनीयता के प्रकारों की। तो विश्वसनीयता के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है वो परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, जिसे टेस्ट रीटेस्ट मेथड कहते हैं। इस विधि में परीक्षण को एक ही प्रतिदर्श पर 2 बार अप्लाई किया जाता है।
जो सैंपल कलेक्ट किया गया उस सैंपल को, मान लीजिए कोई स्कूल ले लिया, आप जिस एरिया में रहते हैं मान लीजिए आपने वही कोई स्कूल ले लिया और उस स्कूल के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया एक बार टेस्ट जो आप ले गए थे ऑब्जर्व, कह सकते हो कि कोई भी टूल आपने अप्लाई किया, उस टूल में आप जो है शेड्यूल भी ले सकते हो या क्वेश्चनर ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चनर ले लेते हैं, शेड्यूल के बारे में बाद में बात करेंगे। आपने कोई क्वेश्चनर किसी बालक के ऊपर जो आपने क्वेश्चनर बनाया था उस क्वेश्चनर को आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप उस क्वेश्चनर को अभी क्या कर रहे हैं, उसकी वैधता ज्ञात कर रहे हैं बनाने से पहले, क्योंकि फाइनल क्वेश्चनर बनाने से पहले आपने क्या किया, उसको उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए आपके बगल में जो स्कूल था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया पहली बार। अब क्या होता है, इसके बाद फिर से आपने 14 दिन बाद वही टेस्ट, वही क्लास, वही समय, वैसी सिचुएशन जैसी पहले थी, आपने उसको दे दिया करने के लिए। अगर जो, अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, आपके पास दो सेट प्राप्त हो गए, पहली बार में जो उसके परिणाम आए होंगे, दूसरी बार में जो परिणाम आए होंगे, और इनका अगर आप ज्ञात कर जो सहसंबंध ज्ञात करेंगे, इन सहसंबंध को जो ज्ञात करने का जो तरीका है वह जो अब जो दो आपको सेट प्राप्त हुए, अगर इन दोनों सेटों में जो अंक हैं वो समान आए हैं लगभग लगभग, तब क्या होगा कि जो विश्वसनीयता है वह जो है उसमें मानी जाएगी। अब कौन सी मानी जाएगी, किस तरीके से मानी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टेस्ट मेथड की। तो पहला चरण में क्या किया, एक बार अप्लाई कर दिया, फिर 14 दिन बाद फिर से अप्लाई कर दिया, आपके पास दो सेट आ गए। तो इन दोनों सेटों में आपने क्या किया, इसके बाद आप सहसंबंध कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। अब जो कोरिलेशन आपको ज्ञात हुआ तो यही जो है इसका रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कहलाता है। इससे जो है इसकी टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के बारे में पता चल जाता है। इस विधि में मितव्ययिता कोण पाया जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, एक ही सैंपल के ऊपर कलेक्ट करना था, एक ही सैंपल के ऊपर आपने अप्लाई किया, वहीं से कम समय में, कम समय तो जो मिनिमम लगना है वो लगना ही है, लेकिन आप जो है कह सकते हो कि धन का व्यय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यह विधि टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि कम वही मैंने पहली बार जो पॉइंट लिया था उसमें मैंने कम समय बोला था, उसको मैंने काट दिया था, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में ही कंप्लीट होगा। क्योंकि कभी कभी ये जो समय है वो बढ़ जाता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो मैच्योरिटी को देखते हुए उनको टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देने के लिए हम ये 14 दिन का टाइम कुछ महीनों में बदल सकता है, कुछ सालों में बदल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी वैधता, जो उसकी विश्वसनीयता है, वो परीक्षण अपनी विश्वसनीयता को खो देता है, टाइम टेकिंग होता है। इस विधि में परिपक्वता का प्रभाव भी पड़ता है। जब प्रतिदर्श में छोटे छोटे बालक होते हैं जिन पर परीक्षण का क्रियान्वयन किया जाता है, इन दोनों क्रियान्वयनों के मध्य का समय जब अधिक हो जाएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बालक ने आज अपना टेस्ट आपका दिया, जो क्वेश्चन आपने दिया था सॉल्व कर दिया, और वही टेस्ट 6 मंथ बाद आप उसे देते हैं, तब क्या होगा, उसके मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग आपने जो टेस्ट बनाया था उसने 6 मंथ में बहुत कुछ सीख लिया होगा, और वही उसके स्कोर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसका मतलब है जब टाइम ज़्यादा मिल जाता है और टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से बालक का जो मैच्योरिटी लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका स्कोर भी बढ़ने की संभावना हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ इसमें कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, कुछ इसके लाभ भी हैं, जैसे मितव्ययिता का गुण हो गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारी बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। परीक्षण में दोनों क्रियान्वयनों के मध्य समय अंतराल में विभिन्नता होने पर इसमें स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट में भिन्नता पाई जाती है। जो मैंने अभी बात की वही बात यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड की। तो यहाँ पर जो है कुछ इसकी कुछ अपने सब टाइप होते हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। इस विधि में परीक्षणों में एक रूपता का पता चल जाता है। अगर परीक्षण के सभी एकांश एक ही सील गुण या क्षमता का मापन करते हैं तो ऐसे परीक्षण को एकरूपता या समरूप परीक्षण कहा जाता है, जिसमें होमोजीनियस टाइप के उसमें क्वेश्चन कुछ आइटम्स रखे जाते हैं एक ही गुण को रखते हुए। मान लीजिए कोई एक गुण के बारे में पता करना चाहता है तो इस टाइप का जो टेस्ट होगा वो होमोजीनियस टेस्ट कहलाता है। इसकी आंतरिक संगति अधिक होती है। आंतरिक संगति विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए परीक्षण को सैंपल पर एक ही बार क्रियान्वित करना पड़ता है। पहले क्या कर रहे थे हम लोग, टेस्ट मेथड में उसको 2 बार अप्लाई कर रहे थे, पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको एक बार अप्लाई करते हैं। जो भी हमारा सैंपल साइज है उसको हमने एक बार अप्लाई किया। इसके पश्चात जो भी हमारी
इंटरनल कंसिस्टेंसी कोफिशिएंट जिस माध्यम से हम ज्ञात करना चाहते हैं उसके माध्यम से उसे ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम, जैसे कि मैंने आपको अभी इस आंतरिक संगति जो कोफिशिएंट का मेथड है ज्ञात बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ सब टाइप होते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ सब टाइप कौन कौन से हैं? स्प्लिट हाइपर रिलायबिलिटी, रूलन फेलनगन फार्मूला, कूडर रिचर्डसन फार्मूला और गुणांक अल्फा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक बार हमने उसको टेस्ट के ऊपर अप्लाई कर दिया और अपना जो डेटा है वो एक सेट प्राप्त कर लिया। अब अगर हम जो है स्प्लिट हाइपर रिलायबिलिटी से ज्ञात करना चाहते हैं फार्मूला से, अगर हम उसकी विश्वसनीयता ज्ञात करना चाहते हैं, तब हम हमारे पास जो सेट प्राप्त हुआ था उसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। दो भागों में डिवाइड करने का हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जो क्वेश्चनायर है, मान लीजिए उसमें क्वेश्चंस की संख्या 1 to 30 है, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें क्वेश्चंस जो हैं 30 क्वेश्चंस हैं, अगर हम उसको ऑड इवन में डिवाइड कर दें तब क्या हो जाएगा, ऑड में आ जाएगा आपका 1 3 5 7 करके प्रश्न बन जाएगा, 2 4 6 8 10 करके बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दो सेट बन जाएंगे। इन्हीं दोनों सेटों को प्राप्त होने के बाद उसमें कोरिलेशन ज्ञात कर लेंगे। यही हमारा जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। और जो हमारा कोरिलेशन आएगा उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी का जो फॉर्मूला है वो इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। RTT बराबर हो जाता है 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट, जिसे RTT बराबर 2R प्लस 1/R कहते हैं। अगर हमने जो है इस टेस्ट को दो बार में, दो भागों में या दो प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते थे। जो डेटा हमारे पास एक बार में आया था, कैसे, उसको ऑड इवन में या फिर 1/2 एंड सेकंड हाफ में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दो सेट प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम कोरिलेशन ज्ञात कर लेंगे। कोरिलेशन ज्ञात करने के बाद स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी जो फॉर्मूला है हमारे पास, RTT बराबर 2R/1 + R, ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पे हमको जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्पीयरमैन स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हम जो है अपना रिलायबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं। रिलायबिलिटी को जो कोएफिशिएंट होता है वो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा तरीका है इस माध्यम से अपनी रिलायबिलिटी को ज्ञात करने का। ये सिंपल से शब्द में आपने को मैंने बताने का प्रयास किया कि जो स्प्लिट हाइप रिलायबिलिटी है, जिसे हम विभक्तार्थ जो विश्वसनीयता विधि कहते हैं, इस माध्यम से हम जो है विश्वसनीयता ज्ञात कर सकते हैं। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को ऑन द स्पॉट रिलायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि एक ही समय में सभी चीज़ें उसकी विश्वसनीयता को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत देर तक रुकना नहीं पड़ता। इस विधि का प्रयोग तभी संभव होता है जब हमारे पास जो डेटा है, जो हमने क्वेश्चनर लिया है, उसके जो आइटम्स हैं वो समझाती हों, होमोजीनियस टाइप के। होमोजीनियस का मतलब है किसी एक गुण को उसमें जज किया जा रहा हो। जैसे कि मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पता करना है, या फिर मान लीजिए बालकों के इंटरेस्ट के बारे में पता करना है। तो ये जो चर हैं वो विभिन्न विभिन्न चरों के बारे में ना करके किसी एक चर के बारे में बात की जा रही हो, क्योंकि उसके जो एक विभिन्न चर हो जाएंगे तब क्या होगा, वो क्वेश्चनर में जो आइटम्स रखे जाएंगे वो होमोजीनस टाइप के ना होके हेट्रोजीनस हो जाएंगे, विषम जातीय प्रश्न टाइप के आइटम्स बन जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे गौर करने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं रूलन फेलनगन फार्मूला की। रूलन फार्मूला द्वारा आंतरिक संगति विश्वसनीयता का मापन के आधार पर विश्वसनीयता का तकनीकी या तार्किक परिभाषा के रूप में से व्यक्त किया जाता है। इसमें त्रुटि प्रसरण के आधार पर परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। किसके आधार पर? त्रुटि प्रसरण के आधार पर। प्रश्न यहीं से बन जाएगा कि रूलन जो फॉर्मूला है उसमें विश्वसनीयता किसके आधार पर ज्ञात की जाती है। जो एरर वेरिएशन होता है उसी के आधार पर इसमें जो है अपनी विश्वसनीयता को हम ज्ञात करते हैं। इसमें विश्वसनीयता ज्ञात करने की विषम और सम ऑड इवन जो मेथड होता है, जो मैंने आपको बताया था, ऑड इवन हो या फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ हो, उसके आधार पर दो सेट प्राप्त कर लिया जाता है और जो इसका फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई कर दिया जाता है। ये सिंपल सा इसमें दिया रहता है। कूडर रिचर्डसन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा प्रश्न बनता है यहाँ से, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। और ये जो कूडर रिचर्डसन थे, इन्होंने अपने शोधों के आधार पर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी ज्ञात करने के कई फॉर्मूले निकाले, लेकिन उनमें से जो फेमस हुए वो दो फॉर्मूले फेमस हुए।
KR21 और KR22। KR वो जो है कोडर रिचर्डसन के पहले पहले नाम है, नाम के जो पहले अक्षर हैं, और इनके जो फॉर्मूला है KR20 नंबर, फॉर्मूला नंबर KR21 और KR नंबर 20। और ये जो KR21 है वो KR20 का ही परिवर्धित रूप है, मतलब जब इसको बनाया गया KR20 को बनाया गया, इसके बाद उसको मॉडिफाई करके बहुत अच्छा बना के इसको KR21 रख दिया गया। कई बार KR20 से ही हम जो है अपना विश्वसनीयता ज्ञात कर लेते हैं, और कई परिस्थितियों में KR21 के आधार पर भी हम जो है इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपने देखा, अभी तक हमने जो डेटा कलेक्ट किया था एक बार या फिर 2 बार कलेक्ट किया था, यहाँ इसके बाद अगर हमने एक बार किया तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया, अगर ये 2 बार किया तो फिर 2 बार तो पहले है ही। यहाँ पर हमें डेटा को 2 बार कलेक्ट नहीं करना पड़ता, ना ही 2 भागों में करना पड़ता है। अगर एक बार हमने कलेक्ट किया तो एक बार के आधार पर ही हम इसमें कूडर रिचर्डसन जो फॉर्मूला होता है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसकी कुछ अपनी मुख्य बातें हैं KR20 या KR21 की, उनको जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बन जाता है। KR20 का जो मूल फॉर्मूला होता है, जो मूल फॉर्मूला है उसके बाद ही उसे मॉडिफाई करके उसको जो परिवर्धित रूप KR21 है, परीक्षण के सभी एकांश समजातीय होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए, हेट्रोजीनस नहीं होना चाहिए। अंकन जो होता है, जैसे कि अगर जो आपने क्वेश्चनर रखा उस क्वेश्चनर को सही गलत की जो अगर हमें देखना है, तो वहाँ पर जो सिर्फ सही हाँ और नहीं में ही प्रश्न होते हैं, सत्य असत्य में ही होते हैं। तो जो सत्य होता है उसका आंसर 1 हो जाता है, उसका जो अंकन 1 के रूप में हो जाता है, जो गलत होता है उसका अंकन 0 के रूप में हो जाता है। KR20 और KR21 की जो का प्रयोग क्षमता पावर टेस्ट के रूप में किया जाता है, ना कि स्पीड टेस्ट के रूप में। स्पीड टेस्ट में यहाँ पर प्रयोग नहीं करते हैं, पावर टेस्ट में हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद 2 फॉर्मूला इनके हैं। KR20 बराबर है n/n-1 ब्रैकेट के बाद सिग्मा स्क्वायर माइनस समेशन PQ/सिग्मा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है, याद रखना है, इसको याद करना है। KR20 या KR21 का फॉर्मूला पूछ लिया था, KR20 बराबर क्या होता है, KR21 बराबर क्या होता है, इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूला आपको याद करना होगा अच्छे से। इसके बाद गुणांक अल्फा जो फॉर्मूला है वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ हमने आपको बताया यहाँ पर। इसको जब जो प्रतिपादन था वो किया था क्रॉनबेक ने। हम बात करते हैं यहाँ पर समानांतर फॉर्म विश्वसनीयता की, मेथड ऑफ अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी की। समानांतर जो फॉर्म विधि है जिसका प्रयोग किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए तब की जाती है जब परीक्षण का निर्माण 2 तुल्य फॉर्म या समानांतर फॉर्म के रूप में किया जाता है। इस तरह की विश्वसनीयता को समानांतर फॉर्म विश्वसनीयता के अलावा तुल्य फॉर्म विश्वसनीयता भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके जो है 2 बारों में अप्लाई करना पड़ेगा। वैसी ही 2 टेस्ट हम बनाएंगे, इक्विवेलेंट टेस्ट बनाएंगे, उनका मीन इक्वल होना चाहिए, और जिस तरीके के हम जो प्रश्न बनाते हैं वो इक्वल होना चाहिए। एक ही सैंपल पे, एक ही इस परिस्थिति में एक टेस्ट अगर हमने अप्लाई कर दिया तो वही उसके बाद दूसरा टेस्ट वैसी ही परिस्थिति में उन्हीं बालकों पर अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद हम जो कोरिलेशन निकाल लेते हैं, जो कोरिलेशन आता है उसी के आधार पर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए पैरेलल फॉर्म मेथड इसे हम कहते हैं, या फिर अल्टरनेट, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे इसको पैरेलल फॉर्म मेथड के नाम से ही जाना जाता है, समानांतर फॉर्म विधि, या इसको जो अल्टरनेट रिलायबिलिटी मेथड, इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी मेथड के नाम से भी इसको कई बार जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, 2 टेस्ट बनाते हैं, एक जैसे ही एक ही परिस्थिति में बनाते हैं, एक ही जगह अप्लाई करते हैं, एक ही विद्यालय में, एक ही परिस्थितियों में, एक ही प्रकार के बच्चों पर। और जो टेस्ट बनाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको करना एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट वही बनाया जाएगा, और वैसे ही प्रश्न रखे जाएंगे, वैसे आइटम्स रखे जाएंगे जो आपने पहले टेस्ट में रखे थे। ए और बी 2 प्रकार के टेस्ट बना लेते हैं, और ए और बी दोनों प्रकार के टेस्टों को एक बारी बारी करके अप्लाई कर देते हैं। जो उन दोनों के बाद 2 सेट प्राप्त हुए, दोनों सेटों में से हम क्या करते हैं, उनका कोरिलेशन ज्ञात करके उनका जो भी आंकड़े निकल के आते हैं वही हमारी विश्वसनीयता कहलाती है। इसके बाद हम अंत में बात करते हैं वेट रिलायबिलिटी की। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है और कई बार
बुक्स में आपको देखने को कहीं कहीं बुक्स में आपको नहीं मिलेगी ये, कुछ बुक्स में दिया हुआ बहुत ही गिनी चुनी बुक्स में। तो मैंने आपको ये यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखा भी गया है। हुएट एक जो हुएट रिलायबिलिटी जो है, हुएट एक वैज्ञानिक का नाम है कह सकते हो, या शिक्षा शास्त्री का नाम है, क्योंकि शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्री होते हैं, वैज्ञानिक विज्ञान में होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसर्च की और साइकोलॉजिस्ट की, तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे या शिक्षा शास्त्री हो जाएंगे। जिन जो कि होइट थे, उन्होंने 1941 में रिलायबिलिटी को ज्ञात करने के लिए एक अन्य विधि का प्रतिपादन किया, जिसे चर त्रुटि को अन्य रूप में परिभाषित किया, परंतु उनकी विधि से प्राप्त जो परिणाम हैं वो कूडर रिचर्डसन विधि के समान ही होते हैं। होइट के अनुसार किसी व्यक्ति के विभिन्न प्रश्नों को हल करने की जो योग्यता होती है उसे त्रुटि नहीं माना जा सकता, क्योंकि एरर वेरिएशन के आधार पे हम जो है आगे चल के देख रहे थे, एरर वेरिएशन को ही वो जो है यहाँ पर आगे ध्यान देते थे। जो ऊपर की तरफ हमने कुछ रिलायबिलिटी के टाइप्स में बात की थी, वहाँ पर बोला था ना त्रुटि एरर, त्रुटि प्रसार या एरर वेरिएशन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो त्रुटि है वह इसका आधार नहीं माना जाएगा, वर्ण वह जो एक वास्तविक अंतर होता है जिसे अंतरा वास्तविक अंतर कहते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। व्हिट ने कहा था कि जो मुख्यतः 3 जो है प्रसरण पाए जाते हैं। पहला जो है ट्रू वेरिएंस, दूसरा आइटम वेरिएंस, तीसरा है एरर वेरिएंस। इसके बाद व्हिट रिलायबिलिटी का जो फॉर्मूला है, जिसे हम व्हिट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कहते हैं, MS इंडिविजुअल्स माइनस MS रेजिडुअल्स अपॉन MS इंडिविजुअल्स होता है। ये फॉर्मूला भी कभी कभी अक्सर पूछ लिया जाता है। यहाँ से जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रकार थे वो मैंने आपको यहाँ पर चर्चा की है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में वैधता के बारे में कि वैधता क्या है, और रिलायबिलिटी और जो वैलिडिटी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या संबंध है, क्या रिलायबिलिटी के बढ़ने पर वैधता बढ़ती है, क्या वैधता के रहने पर जो रिलायबिलिटी बढ़ती है। इन सभी के बारे में आगे हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। आशा है कि यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।